आजकल एक टर्म चल रही है बहुत ज़्यादा, लो प्रोटेक्शन मैनिफेस्टेशन। आप मानते हैं? और वो एक्शन प्लान्ड होना चाहिए पहले से। व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन। आप देखिए मार्केट में बहुत चीज़ें दिखाई जा रही है, तो बट आप वो देख के अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर आपको दुख होगा बाद में अगर वो अचीव नहीं हो। सर, तो फिर धीरू भाई अंबानी जी भी तो एक कोट कहते थे ना, बड़ा सोचो, तेजी से सोचो, सबसे पहले सोचो। तो बड़ा सोचना जो था, तो क्या बड़ा सोचना नहीं चाहिए पहले? विजय भाई, वेल्थ क्रिएशन में आपको क्या लगता है माइंडसेट का कितना रोल रहता है? अब रोज का खेलना है तो वो एक अलग बात है, और वर्ल्ड कप जीतना है तो पूरी तरह अलग माइंडसेट है। और ये एक और मैं बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, कोई भी ना इस टाइप की अचीवमेंट ओवरनाइट नहीं होती। आपको क्या लगता है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, वीरेंद्र सहवाग है, इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, क्या किसी जैसे मान लीजिए किसी और बड़े प्लेयर को 2-3 घंटे का मैच देखा और वो बन गए? नहीं। एक टॉपिक पे लगभग 10,000 बार मैंने प्रैक्टिस की होगी, तब जाके कोई नेशनल या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स को मैंने 21 सेकंड में रिकॉल करके दिखाया था। आपने किसी को अपने सपनों की, जैसे कहता ना, जैसे मेरा एक सपना है कि मैं करोड़ों की वेल्थ क्रिएट करूँ, किसी को अपने सपनों की वेल्थ क्रिएट करते हुए देखना। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे HNI के बारे में। जी, ठीक है। होता क्या, काफी लोगों को तो पता ही नहीं HNI होते क्या। राइट। एक स्टूडेंट है जो HNI फैमिली से नहीं बिलोंग करता, अगर उसको HNI स्टेटस अचीव करना है तो वो कैसे कर सकता है? क्या मानते हैं आपको, मतलब कितनी लर्निंग की रिक्वायरमेंट है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए? एक एग्जांपल ले लेते हैं, जोमेटो। हर घर में रिटेल माइंडसेट और HNI माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है? तो कहीं ऐसा ना हो कि ना इश्क में खुदा ही मिला ना बसाले सनम, ना इधर के रहे और ना उधर के आए। 2020 कोरोना क्यों आया था, उसके बाद तो बहुत सारे रिसर्च आ गए, मगर उससे पहले पूरी दुनिया की नॉलेज किसी को भी नहीं है। घर के एनवायरनमेंट में, घर के माहौल में हमें वेल्थ पर कितनी बातचीत करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। आज हमने एक जबरदस्त मास्टर क्लास की है। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, और हम सभी करना चाहते हैं, तो वेल्थ क्रिएट कैसे करेंगे? जब हम उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे, तो वो ट्रेनिंग के लिए हमने इनवाइट किया है जो 20 साल से वेल्थ क्रिएशन कोच हैं, वन एंड ओनली विजय कौशिक जी। तो इस मास्टर क्लास में, इस पॉडकास्ट में हमने वो सारे के सारे उनसे वो सीक्रेट्स लिए कि कैसे हम वेल्दी बन सकते हैं। एक कंसेप्ट आपने सुना होगा HNIs के बारे में, HNIs फैमिली के बारे में, उनके माइंडसेट के बारे में। तो उनके बारे में हमने पूरा डिकोड किया है कि हम कैसे HNI स्टेटस को अचीव कर सकते हैं। एक स्टूडेंट, एक यंग प्रोफेशनल कैसे उस स्टेटस को अचीव कर सकता है, और बहुत सारी डेप्थ में जाके हमने बात की है। तो अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत सारी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट वो सारी की सारी बातें आपको सिखाएगा। तो देखिए इस पॉडकास्ट को। विजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका THB में। थैंक यू। कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। और सबसे पहले भाई, अपनी जर्नी के बारे में हमारी जनता को बताइए। बेसिकली मैं इस इंडस्ट्री में करीब 20 साल से हूँ, और जर्नी कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुई थी कि मैंने एक एनालिसिस कंपनी ज्वाइन करी थी, जो स्टॉक एनालिसिस कंपनी वहाँ पे मैंने ज्वाइन करा था। ठीक है। और उनको ज्वाइन करने के बाद फिर मेरा मेन प्रोफाइल था ट्रेनिंग देना लोगों को। तो वहाँ पर रिटेल और HNI, ये बात है 2005-6 की, तो वहाँ से ये जर्नी मैंने स्टार्ट करी थी ट्रेनिंग की। और स्टॉक एनालिसिस कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, कौन से स्टॉक को कैसे एनालाइज करते हैं, ये 2005 से ही मैं करा। फिर उसके बाद मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी जहाँ पर मैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में था। वहाँ पे मैं इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग देता था। एंड फाइनली मैंने नुवामा वेल्थ ज्वाइन करा था, जहाँ पे मैं केवल HNIs को ही पढ़ाता था, या HNI फैमिलीज को पढ़ाता था। फिर 2016 में आई हैव स्टार्टेड टीचिंग ओनली HNIs, और जब से अब तक केवल HNIs को ही पढ़ा रहा हूँ। तो आजकल एक टर्म चल रही है बहुत ज्यादा, लो प्रोटेक्शन मैनिफेस्टेशन। आप मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानता हूँ। तो मेरा सवाल इससे ही रिलेटेड है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वेल्थ क्रिएशन में कैसे अप्लाई किया जा सकता है? देखो हिम्मत, इसके अंदर मेरा ये कहना है कि केवल ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो पूरा काम नहीं करेगा। इसके अंदर ना अगर आपके पास पूरा ब्लूप्रिंट है और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो मुझे लगता है थिंग्स आर अचीवेबल।
वहां पर फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना ना बहुत एक विकराल रूप में काम करता है, ऐसा मान लीजिए। इसको इस तरीके से समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना इग्निशन है, आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है, मगर इंजन भी तो चाहिए ना, हमें क्या करना है, पूरा एक सिस्टम चाहिए। तो इग्निशन बहुत जरूरी है, मगर बाकी चीजें भी जरूरी है, जिसमें ब्लूप्रिंट करना क्या है, कैसे करना है, पूरा रोड मैप होना चाहिए हमारे पास, और फिर साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, देन आई थिंक थिंग्स आर अचीवेबल। जनरली आजकल है ना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, राइट, कि सोचो और अमीर बनो, मैनिफेस्टेशन से इतने करोड़ मैंने अचीव कर लिए। करेक्ट। तो तभी, क्योंकि आप वेल्थ क्रिएशन कोच है, तो मैं जानना चाहता था कि कितना रोल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। मेरे को लगता है अगर परसेंटेज में आप बताएं तो। आई थिंक अगर किसी का ना टारगेट क्लियर है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो फिर मुझे लगता है कि वहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का परसेंटेज में अगर आप मेरे से पूछेंगे तो 50% तक जा सकता है। 50% रोल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है। करेक्ट। जो बाकी 50% है वो क्या है आपका? बाकी रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है, क्या करना है, कैसे करना है, अचीव कैसे करना है, वो सारी चीजें तो देखिए होनी चाहिए, जिसको पूरा बोलते हैं ना फुल प्रूफ प्लान, वो भी होना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए मैं केवल इतना सोच लेता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, या मेरा एक विचार है आई हैव टू अचीव 100 करोड़, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मगर अचीव करना कैसे है वो, ठीक है, एक फिगर अचीव करनी है, मगर कैसे होगी? अभी मान लो कोई एक छोटा बच्चा है, अपने पिताजी को बोलता है कि मुझे लैम्बोर्गिनी लेनी है, इट्स अ गुड, मतलब ठीक है, टारगेट है भाई, उसके लिए तू करेगा क्या? जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, किस चीज का करेगा, कैसे अचीव करेगा इतने पैसे, और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी, तो वो एक अलग प्लान है, और एक टारगेट एक अलग प्लान है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो करता है, मगर उसके पीछे एक फुल प्रूफ प्लान होना ही चाहिए। प्लान होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा किस्सा। जब मैं 12th क्लास में गया था, तो 12th क्लास में बिल्कुल, मतलब मेरे माइंड में बिल्कुल सेट था कि मुझे ना 12th क्लास को टॉप करना है, पूरे बोर्ड को टॉप करना है। तो बिल्कुल मेरा माइंडसेट क्लियर था जी। मैंने प्लान भी बना लिया था कि मुझे डेली क्या क्या एक्शन लेने हैं, मैं हर दिन उसको विजुअलाइज भी करता था, तो सारी चीजें थी। लेकिन जो एक्शन वाला जो था ना, कि डेली जो टास्क, जो डेली डिसीजन, कि डेली करना क्या है, करेक्ट, बस वो छोड़ देता था। अच्छा, है ना? तो मुझे ये लगता है कि आपका माइंडसेट क्लियर हो, आपकी प्लानिंग क्लियर हो, लेकिन जो डेली का आपका टारगेट है, हाँ, वो आप जब तक नहीं करेंगे तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। मतलब एक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको क्या लगता है? मैं इस बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ, और वो एक्शन प्लान्ड होना चाहिए पहले से। व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, ये अगर किसी को पता है तो मुझे लगता है कि थिंग्स आर अचीवेबल। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो काम करता है उसके ऊपर एक ऑरा की तरह, फिर मुझे लगता है थिंग्स आर अचीवेबल। आप वेल्थ गोल्स को विजुअलाइज करते हैं? यस, विजुअलाइज भी करना पड़ेगा, और करते भी हैं, और टारगेट भी उसका सेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कोई आपने कोई चीज विजुअलाइज नहीं करी, कोई टारगेट नहीं सेट करा, तो आप अचीव क्या करोगे? पहले तो टारगेट ही सेट करेंगे ना हम लोग। तो जब हम टारगेट सेट करते हैं तो हम उसको अचीव कर पाते हैं। तो कोई भी टारगेट है आपका, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? मान लीजिए कोई भी एक टारगेट आपने लिया कि मुझे 5 करोड़ कमाना है जी, तो वो क्या प्रोसेस होता है? मतलब क्या क्या स्टेप्स आप लेते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ना टारगेट से पहले ना हमें ये देखना, ठीक है, आपने एक टारगेट तो सेट कर लिया, बट क्या वो मेरे लिए रीजनेबल है? एग्जाम्पल है, मेरी जेब में ही 2 लाख रुपए है, और मैं बात कर रहा हूँ 5 करोड़ रुपए की। सही बात है। तो शायद हो सकता है किसी लाखों में किसी एक का तुक्का लग गया हो, तो मैं नहीं कह सकता। अदरवाइज अगर आप एक स्टैंडर्ड लेके चले तो 2 लाख रुपए से 5 करोड़ अचीव करना बड़ा मुश्किल है, या फिर इमीडिएटली तो बिल्कुल मुश्किल है। तो मेरे को ये लगता है कि एक ना रीजनेबल प्लान सेट होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत है, क्या क्या टाइम, एनर्जी, मनी की जरूरत है। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि 5 करोड़ अचीवेबल है, 1 करोड़ अचीवेबल है, या 10 करोड़ अचीवेबल है। जो आपकी प्रेजेंट कंडीशन है उसको देखते हुए आपको गोल सेट करना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी इमेजिन कर लिया। करेक्ट। आप देखिए, मार्केट में बहुत चीजें दिखाई जा रही है, तो बट आप वो देख के अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आपको दुख होगा बाद में अगर वो अचीव नहीं होगा। अच्छा, तो फिर धीरू भाई अंबानी जी भी तो एक कोट कहते थे ना, बड़ा सोचो, तेजी से सोचो, सबसे पहले सोचो। तो बड़ा सोच लिया कि मान लीजिए ठीक है, मेरी प्रेजेंट कंडीशन नहीं है इतने, तो बड़ा सोचना जो था, तो क्या बड़ा सोचना नहीं चाहिए पहले? नहीं, बड़ा सोचना तो चाहिए, मगर आप धीरू भाई अंबानी की, अगर आपने शायद एक उन्हीं की लाइफ से रिलेटेड एक मूवी भी है, लाइफ पे ही बनी है उनकी, गुरु भाई। हाँ। तो अगर आपने उनको देखा होगा ना, वो किसी भी स्टेज पे नहीं रुके थे।
आइदर बाय हुक और बाय क्रुक कोई भी उनको चैलेंज आता था ना तो वो उसको पार कर जाते थे। तो देखिए इस टाइप की अगर क्वालिटी किसी के अंदर है वो बाय बर्थ बिजनेसमैन है। मतलब अच्छा। कोई भी बंदा वो वहां पे रुके ही नहीं, कभी भी किसी भी प्रॉब्लम पे नहीं रुके। तो अगर देखिए इसमें किसी भी तरीके की अगर क्वालिटी है तो भी देखिए, मगर धीरू भाई अंबानी ने जितनी मेहनत करी है और एक टाइम के साथ उन्होंने लेगेसी बनाई है, तो मुझे लगता है उतना टाइम अगर कोई दे और उस वाले माइंडसेट, डायनेमिक माइंडसेट से चले तो यस, बड़े टारगेट्स भी अचीव होंगे, बिल्कुल होंगे, मगर आपको उसके लिए ना फिर रुकना कहीं नहीं पड़ेगा। आइदर बाय हुक और बाय क्रुक कोई भी चैलेंज है तो आपको उसके रास्ते पे, अभी क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी की लाइफ में कोई चैलेंज आ गया तो वो क्या सोचता है कि यार इसके क्या इश्यूज हो जाएंगे, क्या प्रॉब्लम होगी, मेरे को इतना प्रॉब्लम हो सकती है, ये मैं कुछ भी हो सकता है। सही बात। मगर धीरू भाई अंबानी टाइप ना उनके सोल्यूशन सोचते हैं। वो उस प्रॉब्लम के क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है उनकी लाइफ पे, शायद उस पर उतना ध्यान नहीं जाएगा, वो उसको वहां से कैसे निकल सकते हैं वो उसके बारे में सोचते हैं, और इसलिए वो शायद बहुत जल्दी चीजें अचीव कर पाए। तो मतलब उनका जो माइंडसेट है वो हमेशा सॉल्यूशंस पे काम करता है। करेक्ट। जबकि हम मिडिल क्लास में जो होते हैं हम प्रॉब्लम्स को ज्यादा देखते हैं, प्रॉब्लम से होने वाले नेगेटिव इंपैक्ट को। जरा सा भी कोई रिस्क नहीं लेगा। अगर रिस्क लगता है ना यहाँ से कुछ अचीव हो सकता है तो वो पहले उसकी सारी नेगेटिविटी उसके दिमाग में आ जाएंगी, और फिर उस नेगेटिविटी से क्या और नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है वो बस उसी में ही डूब जाता है पूरी तरीके। इससे थोड़ा सा और बात करते हैं। बिल्कुल सही कहा कि जनरली हमें भी है ना कई बार मिसगाइड किया जाता है, बड़ा सोचो बड़ा सोचो बड़ा सोचो। मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल सोचो। करेक्ट। ठीक है, कि जैसे आपने बताया ना कि भाई हमें अपनी सिचुएशन को देखते हुए उससे थोड़ा सा बड़ा सोचें। करेक्ट। और फिर उसको अचीव करें, फिर और बड़ा सोचें, उसको अचीव करें। तो माइलस्टोन्स में, हाँ, अगर उसको माइलस्टोन्स में अचीव करें जो भी बड़े टारगेट्स हैं, आई थिंक दैट इज मोर अप्रोप्रिएट रादर देन सीधा बड़े के बारे में ही बात करना। देखो जैसे अगर मुझे मैं अभी किसी पीक पे हूँ, दूसरे पीक पे जाना है, तो पहाड़ में भी थोड़ा पहले नीचे उतरना के दूसरे पीक पे जाएंगे ना। नॉर्मल से एक रूल है ये। तो नीचे जाना भी एक माइलस्टोन हो सकता है और फिर वहां से एक नए पीक पे जाना भी एक माइलस्टोन है। विजय भाई, वेल्थ क्रिएशन में आपको क्या लगता है माइंडसेट का कितना रोल रहता है? दोस्त, मेरे को लगता है कि ये शायद माइंडसेट का तो काफी बड़ा रोल है। रीजन इज दिस, माइंडसेट ही ना आपको वहां से मूव करने देता है। कहते हैं ना, मैं इसको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपका पूरी तरह रूटीन चेंज हो जाएगा, मे बी आपकी डाइट चेंज हो जाएगी। कई बार आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार को आपने देखा होगा सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। क्या है वो माइंडसेट ही तो है। बिकॉज ऑफ द माइंडसेट ही वेक्स अप अर्ली मॉर्निंग। तो वो माइंडसेट की वजह से ये जो 4 बजे उठ जाते हैं, नहीं तो आधे केसेस में आपने देखा होगा लोग 4 दिन तो 4 बजे उठते हैं, 5वें दिन वो शायद काफी लेट हो जाते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो वो माइंडसेट को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। आपने ऑफ कैमरा एक बड़ी अच्छी बात कही थी, एक एग्जांपल भी दिया क्रिकेट का, वो प्लीज अगर ऑन कैमरा बताएंगे। हाँ, बेसिकली मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी भी वेल्थ के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे ना मैं एक एग्जांपल सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने काफी रियलाइज करा है कि लोग ना, जैसे नॉर्मली आपको किसी को फिटनेस के लिए क्रिकेट खेलना है या मौज मस्ती के लिए खेलना है, शाम को यार दोस्तों को बुलाओ, गली में पार्क में जाओ, एक बैट ले लो, बॉल ले लो प्लास्टिक की या रबर की, लेदर की, उससे खेल लो। ठीक है, एंजॉय हो गया, शाम को आ जाओ, फिर कल चले जाओ। ये तो हो गया रोज की मौज मस्ती। ये माइंडसेट हो गया मौज मस्ती वाला। हाँ। भाई सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप भी क्रिकेट खेल रहे हैं, मगर क्रिकेट क्या खेल रहे हैं, गली में शाम को 4-5 दोस्त बुला लिए, खेल लिया। ठीक है। मगर ऑन द अदर हैंड अगर आपका ये टारगेट है कि आपको वर्ल्ड कप जीतना है, तो बॉस गेम पूरा पलट गया। फिर आपका 24 घंटे का शेड्यूल पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। आपको अर्ली मॉर्निंग उठना ही है, अपने फिटनेस का ध्यान रखना है, अपने फोकस पे पूरा ध्यान रखना है, और फिर आपको ट्रेनिंग लेनी है स्लोली एंड ग्रेजुअली, हर चीज की प्रैक्टिस करनी है। अब आप गली में नहीं खेल रहे, गली में तो सीधा शॉट जाएगा, बॉस वर्ल्ड कप में स्टेडियम में खेल रहे हैं, माइंडसेट प्रेशर कितना बड़ा होगा वहां पे, आप इस चीज को देखो। और उसके बाद गेम जीतना है, वहां पे वर्ल्ड कप जीतना, आपने पता नहीं 10-12 टीम से लड़ना है, उसके बाद गेम जीतना है, तो वो माइंडसेट। अब वो रोज का खेलना है तो वो एक अलग बात है, और वर्ल्ड कप जीतना है तो एक पूरी तरह अलग माइंडसेट है। रूटीन, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, फिटनेस, वहां पे केवल थोड़ी ना जो क्रिकेटर्स होते हैं वो केवल बैटिंग की या बॉलिंग की प्रैक्टिस नहीं, फील्डिंग की भी करते हैं, फिटनेस की भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तब जाके वो एलिजिबल है। उस प्रेशर को वो इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि उनके लिए ये इतना खेलना एक नॉर्मल सी बात है। उनका रूटीन है इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना, तो उस लेवल तक आना पड़ेगा।
अगर आपने ये डिसाइड करा वर्ल्ड कप जीतना है तो आई मीन वेल्थ बनानी है अगर आपको, तो आपको फिर इस लेवल पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक होता है, जैसे अगर मैं स्टॉक मार्केट के से भी इसको कनेक्ट करूं तो, या वेल्थ बनाने से भी करूं, अब लोग ना बड़े बड़े चीजें इन्फ्लुएंस होके देख तो लेते हैं, और फिर वही वाली बात है 10, 20, 50 हजार रुपए, लाख, 2 लाख, 5 लाख से स्टार्ट भी कर लेते हैं। वो नॉर्मल क्रिकेट है, आप शाम को गए यारों दोस्तों के साथ खेले, 1-2 घंटे, हो गया काम। मगर कोई सच में ही वर्ल्ड कप का टारगेट या वेल्थ बनाने का टारगेट लेके चल रहा है दोस्त, मतलब आई एम सॉरी टू से, ये इतना आसान नहीं है जितना आपको दिखाया जा रहा है। दैट नीड्स योर मतलब कंप्लीट चेंज ऑफ रूटीन, कंप्लीट डाइट, फोकस, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, और फिर उसके बाद आपको वहां जाना पड़ता है। दोस्तों, चाहे आपको वेल्थ क्रिएट करनी हो, चाहे आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, करियर चाहिए, कुछ भी चाहिए, चाहे आपको अपनी हेल्थ अचीव करनी हो, तो माइंडसेट का रोल बहुत बड़ा रहता है। हम माइंडसेट पे थोड़ा सा और भी बात करेंगे। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो मतलब आसपास है आपके, जिसने माइंडसेट से पूरा ही उसका मतलब पोर्टफोलियो ट्रांसफॉर्म हो गया हो? हाँ, मैं आज गुड़गांव में शूट कर रहा हूँ आपके साथ, तो मैं गुड़गांव का एग्जांपल दूंगा। मेरी एक स्टूडेंट है शालिनी गुप्ता, अच्छा, यहीं रहते हैं, और उनको बहुत डर लगता था स्टॉक मार्केट से, बट हर हस्बैंड इज एट ए वेरी गुड पोजीशन, जॉब करते हैं, तो वो टाइम नहीं दे पाते थे अपने पोर्टफोलियो को। तो फिर उन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि भाई तुम इसको देखो, बट उनको बहुत डर लगता था। एक तो फाइनेंस की कोई टर्म ही नहीं पता उनको, और उसके बाद मगर उनको लगता था यहाँ पैसा तो बनता है। फिर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आज मुझे उनको देख के ऐसा लगता है, वो आपने वो मूवी देखी है इंग्लिश विंग्लिश, जिसमें श्रीदेवी ने पूरा ट्रांसफॉर्म करा है अपने आप को, मैंने बिल्कुल ऐसा ही उनको देखा है कि उन्होंने अपने आप को पूरा कोशिश करा है चेंज करने का, और अब वो स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे अचीवमेंट कर रही है। तो ऐसे ही मतलब उन्होंने मतलब पूरा कहते हैं ना, जिनको कंप्यूटर भी नहीं चलाना आता, अब वो पहले कंप्यूटर भी सीखा, और सारा जो बेसिक टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है वो भी सीखी, और उसके बाद फिर फाइनेंस की टर्म्स भी इम्प्लीमेंट करी, सीखी, और आज की डेट में वो एक अच्छे लेवल पे है। तो ये मेरे लिए तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अभी आपका मतलब कितना टाइम हो चुका है एज ए करियर, मतलब कितना टाइम होगा आपको ट्रेनिंग देते हुए? 20 साल हो गए। 20 साल में सबसे ट्रांसफॉर्मिंग स्टोरी आपकी किसकी लगी, अगर उसको शेयर करना चाहो आप? एक तो मैंने आपके साथ अभी जैसे शालिनी जी की शेयर करी है, और अगर मैं फिर भी आपको बताऊं, एक और है सुमन राणा, वो रोहतक के, वो तो मेरे पास के ही है। हाँ, तो वो भी काफी ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी है, और काफी चेंजेस उन्होंने भी करे। उनको तो जीरो नॉलेज थी स्टॉक मार्केट की, और थोड़ा बहुत उनको म्यूचुअल फंड का नॉलेज था, और वो भी शायद किसी ने दे दिया था, तो बट उनको कॉन्फिडेंस तब भी नहीं आ रहा था, और उन्होंने अपने आप को पूरी तरह चेंज करा, पूरा लर्निंग करा, और धीरे धीरे चीजों को इम्प्लीमेंट करना चालू करा। आज की डेट में शायद वो आउट परफॉर्म कर रही है। एक तो होता है कि ठीक है लोग कोशिश कर रहे हैं, वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जब वो आपके पास में आई, मतलब जैसे आपने बताया बिल्कुल जीरो लेवल पे थी, करेक्ट, तो मतलब उनका माइंडसेट ऐसे कैसे शिफ्ट हुआ, मतलब आप ऐसा क्या करते हैं कि जो बिल्कुल जीरो से मतलब अल्ट्रा बन जाता है? देखो हिम्मत भाई, मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग ना, जो एक तो टारगेट तो सेट कर लेते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद, वो 8-10 दिन बाद ना कॉन्फिडेंस क्यों लूज होता है? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती मुझे करना क्यों है। क्यों 5 दिन जॉगिंग करने के बाद न्यू ईयर रेजोल्यूशन होते हैं ना, मगर वो 5 तारीख से 10 तारीख के बाद बहुत कम चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज ही नहीं है। तो मेरे को क्या लगता है कि अगर किसी को राइट और कंप्लीट नॉलेज दी जाए और एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट दी जाए, तो मुझे लगता है थिंग्स आर अचीवेबल, और फिर वो मोटिवेशन लंबे समय तक रहता है, और जब वो मोटिवेशन हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो मुझे लगता है कि फिर वो थिंग्स आर अचीवेबल। थोड़ा सा इसको अगर प्रैक्टिकली देखें तो एक बार दोबारा से सुमन राणा जब आपके पास में आई, मतलब आपने क्या क्या स्टेप लिए उनके लिए, उनको अल्ट्रा बनाने के लिए? देखिए, उनको ना बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में मुझे सिखाना पड़ा, और क्योंकि उनके लिए फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो उनको पहले बेसिक में चीजें समझाई गई। माइंडसेट कैसे शिफ्ट किया, माइंडसेट कैसे, क्योंकि आए थे वो बिल्कुल जीरो लेवल है, मतलब सबसे पहले तो उनको समझाना कि वो मतलब इस चीज में बहुत अच्छा कर सकती हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब पहले तो हम लोग यही बताते हैं कि इसकी एडवांटेजेस क्या है, उनको कैसे लाइफ में हेल्प करेगा। तो आपको एडवांटेज तो पता लग गई, अब उनको ये तो पता है भाई यहाँ तक पहुंचने में मुझे फायदा होगा, मगर अब ये समस्या आ रही है कि भाई अचीव कैसे होगा। वो चलो ये तो आपने मुझे बता दिया, आई हैव टू अचीव दिस, बट हाउ टू अचीव दिस। तो उसके लिए फिर हम वो पूरा जर्नी बताते हैं कि कैसे कैसे ये चीजें अचीव होंगी।
और ये एक और मैं बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, कोई भी ना इस टाइप के अचीवमेंट ओवरनाइट नहीं होते। आपको क्या लगता है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, वीरेंद्र सहवाग है, इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, क्या किसी जैसे मान लीजिए किसी और बड़े प्लेयर को 2-3 घंटे का मैच देखा और वो बन गए? नहीं, उन्होंने मतलब पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब जाके वो वहां पहुंचते हैं। तो विद टाइम आपको चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, और जब एक्चुअल में फेस करेंगे आप, जैसे जब रियल मैच खेलते हैं, तो फिर आपको फिर वहां परफॉर्म भी करना पड़ेगा। तो जब आप एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो वहां पर आपको जो भी लर्निंग स्किल्स है इंप्लीमेंट करने का वो वक्त है, वो करना ही पड़ेगा। सालों की मेहनत लगती है। हाँ, करेक्ट। यहाँ भी एक छोटा सा अगर मैं किस्सा बताऊं, जैसे आज जर्नली मेरे जो दोस्त हैं, तो वो कहते हैं कि यार मेरी एज जैसे लगभग 35 है, तो मेरे 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। बोले इतनी कम एज में इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना दिए, इतने नेशनल रिकॉर्ड बना दिए। विजय भाई, अगर मैं बात करूं, अगर मैंने एक भी कोई नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है, तो एक रिकॉर्ड के पीछे आपको पता है कितना हार्डवर्क है, कितनी प्रैक्टिस है। एक टॉपिक पे लगभग 10,000 बार मैंने प्रैक्टिस की होगी, तब जाके कोई नेशनल या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। जैसे कि केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल का मैंने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया, फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स को मैंने 21 सेकंड में रिकॉल करके दिखाया था। अब देखिए 118 एलिमेंट है, समय कितना? 21 सेकंड का। अगर मैं 1 सेकंड भी लूंगा तो मुझे 118 सेकंड तो लगेंगे ना। तो उसको 21 सेकंड करने में कितनी प्रैक्टिस की होगी, है ना। और आज लोग उसको कहते हैं कि लकीली हो गया होगा, या ओवरनाइट जैसे आप बता रहे हैं ना। तो सालों की मेहनत लगती है, 14-15 साल मुझे भी हो गए रिकॉर्ड्स बनाते हुए। जो 7 नेशनल रिकॉर्ड, 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, तो पिछले 14-15 साल से, और एक साल में 10-10 साल की मेहनत की। एक साल में हमेशा ये बात होता हूँ कि यार एक साल में 10 साल जैसी मेहनत करेंगे, डे नाइट फाइट करेंगे। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि आपने किसी को अपने सपनों की, जैसे कहता ना, जैसे मेरा एक सपना है कि मैं करोड़ों की वेल्थ क्रिएट करूं, किसी को अपने सपनों की वेल्थ क्रिएट करते हुए देखा है? हाँ। अच्छा, मगर वो लिमिटेड लोग हैं जिनकी गिनती शायद उंगलियों पे ही हो सकती है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है हर बंदा ही है। ठीक है। हाँ, कोई एक दो एग्जांपल कोई? जैसे मैं बात करूंगा तो एक मेरी क्लाइंट है, मतलब फैमिली ऑफिस ही कह लो आप। तो वो गुजरात बेस्ड है, हस्बैंड वाइफ है। उन्होंने काफी मतलब अचीवमेंट भी काफी बड़ा करा है, और मतलब उनकी जर्नी मैंने पूरी देखी है कि कैसे उन्होंने मतलब एक मीडियम लेवल से चालू करके और एक नेक्स्ट लेवल तक चले गए थे। कितना? देखिए, मैं फिर नाम नहीं ले पाऊंगा उनका। नाम मत बताइए। हाँ, तो बता दीजिए। तो आप बताएं कितना होना चाहिए एक नॉर्मली HNI फैमिली में आपके हिसाब से? व्हाट शुड बी द नंबर जो आपके लिए लगता हो कि भाई एक बड़ा नंबर है? 50 करोड़। मतलब ज्यादा बड़ा हो गया? नहीं, इससे आगे जाओ। अरे 100 करोड़। मतलब दे हैव क्रॉस्ड। क्या बात है। तो मगर उन्होंने उसके लिए मेहनत बहुत करी है। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि भाई बस आपको किसी ने कुछ बता दिया और आपने कर लिया, ऐसा कुछ नहीं था। लर्निंग के बाद चीजें इंप्लीमेंट करना, और फिर नॉलेज के साथ पेशेंस भी आता है। वो पेशेंस के साथ उन्होंने फिर वेट करा और अचीव भी करा। तो अब उन्हें सारे, कुछ बातें होती है ना, आप बता तो सकते हो मगर वो रियलाइज तब होंगी जब आप अचीव कर लोगे। यही वाली बात मैं भाई बार बार आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि जैसे आप लोगों को, जैसे जैसे आप वीडियोस वगैरह, शॉर्ट्स में, रील्स वगैरह में देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में कि भाई, है ना, तो चाहे वो मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो उस प्रोसेस का एक पार्ट है। वो तो डेस्टिनेशन हो गया, या ये कहो कि बहुत आगे निकल चुके हैं, वो चीज तो आप देख रहे हो। मगर उसके पर्दे के पीछे की स्टोरी तो बहुत मेहनती है। पीछे टारगेट बनाना, उसके पीछे की प्लानिंग करना, उसके पीछे के एक्शंस प्लान बनाना, ब्लूप्रिंट बनाना, वो पूरा का पूरा एक पेशेंस रखना, वो सारे के सारे स्टेप्स होते हैं। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे HNI के बारे में। जी, होता क्या? काफी लोगों को तो पता ही नहीं HNI होते क्या। राइट। देखिए, अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं तो HNIs वो लोग हैं जिनके पास करीब 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है, और अल्ट्रा HNIs वो है जिनके पास करीब 25 करोड़ का पोर्टफोलियो है। ये तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो जिनके पास करीब करीब 8 से 10 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है, उन लोगों को HNI बोलते हैं। और जिनके पास 250 करोड़ का पोर्टफोलियो है ग्लोबली, उनको अल्ट्रा HNIs कहा जाता है। ठीक है। एक स्टूडेंट है, अगर उसको HNI स्टेटस अचीव करना है तो उसको क्या क्या स्टेप लेने चाहिए? देखिए, स्टूडेंट तो है मगर वो क्या HNI फैमिली से ही है, ये भी एक सवाल है। अब दोनों चीजें देखते हैं।
पहले देखते हैं कि अगर वो उस फैमिली से है तो क्या करना चाहिए, और जर्नली नहीं होते हैं तो वो कैसे HNI स्टेटस को अचीव कर सकता है। मैं पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ आपको। अगर कोई HNI फैमिली से ही है और वो वहां से अपनी फैमिली को आगे लेके जाना चाहता है, तो देखिए काफी चीजें ना उसको लेगेसी में मिलती है। उसको तो उसके लिए तो आसान हो गया ना, वो तो ऑलरेडी है। नहीं, मगर वो रास्ता उसके लिए भी वही है, क्योंकि वो जो पेरेंट्स, अभी क्या होता है कि पेरेंट्स अगर वहां पर 20 साल में पहुंचे ना, वो अगले शायद 7 साल में पहुंच जाएगा 1/3 टाइम में, मगर रास्ता वही है उसके लिए। उसका स्ट्रगल तो वो BMW वाला हो गया ना वैसे। देखिए वो सब चीजें ना उन लोगों के लिए वो मैटर उतना करती नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई बहुत बड़ी कार, वो उनके लोग। मैं आपको एक सरप्राइज बता देता हूँ, आपको शायद सुन के हैरानी भी होगी इस बात को। HNI जितने भी आप ज्यादातर खर्चे देखते हैं ना, वो शायद कुछ लोग CA के कहने पे करते हैं, मजबूरी में करते हैं। लग्जरी कार लेना, लग्जरी वॉचेस लेना, घड़ी लेना, ये सब चीजें शायद उनका मतलब टैक्स बचाने के लिए भी होता है। काफी चीजें उनसे टैक्स भी बच जाती है, मगर मिडिल क्लास उससे इन्फ्लुएंस होकर EMI पे ले लेता है, और उसके बाद वो तो सारी जिंदगी EMI उतारता रहता है, मगर वो वहां पे टैक्सेस में कितने पैसे बचाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कंपैरिजन है। ठीक है, सवाल पे दोबारा तो मैं फिर उन्हीं की जर्नी पे ही दोबारा से आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। तो HNI क्या करता है बेसिकली कि अब अगर अपने बच्चे को ना वो अर्ली स्टेज से ही ना धीरे धीरे बाइट्स देने लगता है। मतलब HNI क्या होते हैं, कैसे वो लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, कैसे टारगेट सेट करते हैं, वो ना मतलब हर रोज के डिस्कशन में पता चला 2 मिनट कुछ बता दिया, 5 मिनट कुछ बता दिया, तो वो बहुत अर्ली स्टेज से ही उनको फीड करने लगते हैं। अब जैसे मैं ना इसमें आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, और मैं इसमें आपको कंपनी का नाम भी बताऊंगा, तो आपको अच्छा लगेगा जान के। मेरे एक स्टूडेंट है, मैंने 2014 में उनको पढ़ाया था, फरीदाबाद बेस्ड कंपनी है, जैन साहब है। और उन्होंने ना अपनी फैमिली में जितने भी, जैसे उनके जो ब्रदर हैं उनके बच्चे थे, उनके भी तो 2-3 भाई हैं, उन्होंने सब उनके साथ उनके बच्चों के साथ और खुद पूरी स्टडी करी थी, और उसके बाद चीजें इंप्लीमेंट करी स्लोली और ग्रेजुअली। अपने बच्चों को भी धीरे धीरे चीजें सिखाया, बिजनेस टैक्टिक्स भी सिखाए, और जिन चीजों में उनको लगता था कि भाई हम ना टाइम खराब करेंगे खुद सीख के, पैसा लगा के, टाइम एनर्जी मनी लगाएंगे तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा, तो उन्होंने चीजें सीखी, चीजें इंप्लीमेंट करी स्लोली और ग्रेजुअली। आपको जान के हैरानी होगी, लास्ट ईयर उनके बेटे ने अपनी कंपनी स्टॉक मार्केट में SME एक्सचेंज में लिस्ट करा दी है। क्या कंपनी का नाम है नमो ई-वेस्ट, ये भी मैं बता देता हूँ। तो 2014 में पढ़ाया था। इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। तो अभी आपका जो सवाल था ना कि HNI वो बहुत समझदारी से चलते हैं, वो धीरे धीरे चीजें उनको फीड करते रहते हैं विद टाइम, और जब भी उनको फिर लगता है, वो अर्ली स्टेज से देखिए, अब उनको धीरे धीरे चीजें। अर्ली स्टेज मतलब कितने अर्ली स्टेज? रोज का ही है उनका, तो एवरीडे। मुझे लगता है कि शायद घर में बात ही यही हो रही है ज्यादातर। अच्छा, वेल्थ क्रिएशन की बात। करेक्ट। हाँ, जैसे उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, उसके बाद उन्होंने ज्वाइन कर लिया था अपनी कंपनी, और फादर का भी सपोर्ट था धीरे धीरे, और उनका कितना बड़ा एक्सपीरियंस था, और उन्होंने शायद उसको हर जगह लड़खड़ाने से बचाते रहे, और आज की डेट में अब देखिए ना, उन्होंने अपनी कंपनी भी लिस्ट कर दी। ये है। ठीक है, अब दूसरे एंगल पे आते हैं कि एक स्टूडेंट है जी, जो HNI फैमिली से नहीं बिलोंग करता, अगर उसको HNI स्टेटस अचीव करना है तो वो कैसे कर सकता है? थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपने, मगर फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए, उसकी बहुत ही ज्यादा टफ जर्नी रहने वाली है। मतलब मैं आई एम सॉरी टू से कि जो बताया जा रहा है यूट्यूब पे या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो वहां पे तो भाई कोई कहता है 5,000 से 5 करोड़ बना लो, 5,000 से इतने बना लो, वो एक सिर्फ इन्फ्लुएंस है। मगर मेरे हिसाब से उस बंदे की बहुत टफ जर्नी रहने वाली है, मगर किसी को तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना लाइफ में। फिर भी पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा? उसके लिए पहला स्टेप क्या ले? पहला स्टेप रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए। पहले अपने खर्चे बस वही करे जो उसकी जरूरत है। अच्छा, हाँ, आप फिलहाल कुछ साल लेविश लाइफ के बारे में सोचो भी मत। जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, आपको वो इन्वेस्टमेंट ही करने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर जो बचेगा, जैसे वॉरेन बफे भी यही कहते हैं, उसको आप मिनिमम खर्चे में आप खर्चा करो उससे, और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली
आप जो आपके टारगेट्स है वो आप अचीव कर सकते हैं, बट ये ओवरनाइट नहीं होगा. दिस विल नॉट हैपन वन डे. एक दिन में नहीं होगा, मगर एक दिन जरूर होगा. एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा. करेक्ट. तो मतलब उसको अपने खर्चों पे कंट्रोल करना है. माइंडसेट पे आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा. खर्चे से पहले माइंडसेट. आपको कोई भी ऐसा एक्सपेंस नहीं करना जो डिस्पोजेबल है ना, जिसमें मतलब डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है. वो सोचो भी मत आपको करना है. आपको हो सकता है कुछ टाइम बस से जाना पड़े तो जाना पड़ेगा, मेट्रो से जाना पड़े तो जाना पड़ेगा. वो इसकी रिक्वायरमेंट है अगर आपको सच में ही वहां तक जाना है. एक आपने बताया कि उसको स्टार्टिंग से ही मतलब अर्ली स्टेज से इन्वेस्टमेंट करना चालू करना. करेक्ट. किस चीज में इन्वेस्टमेंट करें? पहली इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? देखिए, मैं आपको ना 4 एक असेट क्लासेस बता देता हूँ जो ज्यादातर कॉमन है. जो सबसे पहले है एफडी. उसकी कोई रिटर्न नहीं है, वो तो इन्फ्लेशन से भी कम है. दूसरा हैगा गोल्ड. गोल्ड के साथ आप देखिए 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है. एक तो फिजिकल फॉर्म में भी होता है और एक डीमेट फॉर्म में भी होता है. तो डीमेट फॉर्म में तो करें, मगर उसका ना ज्यादा एडवांटेज नहीं होता. गोल्ड का भी नहीं होता. कारण ये है कि गोल्ड में ना एक एडवांटेज है, अगर प्राइस ऊपर गया तो. मगर गोल्ड के सामने ना आपको अलग इनकम, गोल्ड से अलग तरीके की इनकम नहीं होती, जैसे डिविडेंड, बोनस, इंटरेस्ट इनकम, ये सब चीजें नहीं होंगी. बस गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो इनकम हो रही है. इस टाइप की इनकम तो हो सकती है आपको, मगर फिर आपको उसको बेचना पड़ेगा. सही बात है. अब रही बात प्रॉपर्टी की. प्रॉपर्टीज आर अल्ट्रा एक्सपेंसिव नाउडेज. अब एक मिडिल क्लास है की बात अगर आप कर रहे हैं, वो अपने लिए एक अच्छा घर खरीद ले, मुझे लगता है अभी वही एक सबसे पहला उसका काम होना चाहिए. अब वो इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ बनाए प्रॉपर्टी से, अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता वो हो सकता है. अब लास्ट क्या बचा? इक्विटी मार्केट. इसमें बहुत कम पैसे की जरूरत है, मगर अगर आपने सच में एक स्टॉक ना खरीद के एक बिजनेस खरीदा है, सोच समझ के खरीदा है और लगता है कि ये बड़ा हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि फिर आप कम पैसों से एक बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं. तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू स्टार्ट विद इक्विटी मार्केट. और मैं एक चीज स्पेशली बोलना चाहूंगा सभी लोगों को, आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए और इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस जरूर करिए. आप बहुत मेहनत से इसको बना रहे हैं, और स्पेशली जो HNIs है उन लोगों के लिए तो वो करना ही है, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए किसी ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है. आप यहां तक पहुंच चुके हैं, इसके बाद आप इससे नीचे नहीं जा सकते. तो अपने आप को और ज्यादा आगे ग्रो करने के लिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू बाय इक्विटी इंश्योरेंस. और ये हर वक्त आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए. तो जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करे वो आपने बताया इक्विटी में करे. करेक्ट. क्योंकि उसके लिए पैसे कम चाहिए ना, और ग्रोथ ज्यादा मिल सकती है आपको. और इक्विटी में काफी ऑप्शन, मतलब आपको और इनकम भी हो सकती है, जैसे डिविडेंड इनकम आती है, बोनसेस भी आते हैं, और बहुत सारी इनकम होती है जिससे आपको हेल्प होगी. लेकिन लर्निंग, क्योंकि आजकल क्या है, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे बच्चे जो हैं या बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स है ट्रेडिंग वगैरह करते हैं जी. और बहुत सारा पैसा डुबा भी देते हैं जी. है ना. तो कुछ भी करे, कैसी भी इन्वेस्टमेंट करे, पहले लर्निंग है. करेक्ट. क्या मानते हैं आपको, मतलब कितनी लर्निंग की रिक्वायरमेंट है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए? पहली इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे कितनी लर्निंग करनी पड़ेगी? देखो, ये थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मगर मैं इसको फिर भी आंसर करता हूँ. देखिए, पहली लर्निंग करने के लिए ना एक पूरा प्रोटोकॉल होता है. आपको ना मतलब कंपनी समझनी है जहां पैसे लगाने हैं, क्या वो बिजनेस ग्रो करेगा नहीं करेगा, क्या आपकी उसको उस कंपनी के बारे में, उस बिजनेस के बारे में आपके पास इन डेप्थ नॉलेज है. तो वहां तक पहुंचने के लिए, वो वाला माइंड प्रिपेयर करने के लिए आपको ये देखना आपको उससे पहले ना ये देखना पड़ेगा कि क्या आपने बिजनेस को एनालाइज करना सीख लिया है. जब आप बिजनेस को एनालाइज ही नहीं कर सकते, तो फिर आप कैसे ये चीज का विजन बना सकते हैं, ये कंपनी यहां से इतनी बड़ी हो जाएगी. सही बात. तो वो विजन सेट करने के लिए ना आपको पहले कंपनी कैसे एनालाइज करी जाती है उस चीज को सीखना पड़ेगा. ठीक है. कहां से सीख सकते हैं, मतलब सोर्सेज कुछ बता सकते हैं? देखिए, ये एक ना, पहले तो मैं एक बेसिक आपको ये बता देता हूं कि कोई भी बिजनेस जो आपको लगता है ना ये काफी बड़ा हो सकता है आने वाले टाइम में, तो उसमें ना आपको खुद अपने बिजनेस इंटेलिजेंस खुद भी देखनी पड़ेगी. वो प्रोडक्ट क्या है. अच्छा. जैसे एक सड़क बनती है, बन गई एक बार, 5 साल में 10 साल में नंबर आएगा अब उसका, जब वो खराब हो जाएगी या उसका एक लाइफ खत्म हो जाएगा. ठीक है. मगर दूसरी जगह कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो स्केलेबल होती है. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जोमैटो. हर घर में प्रोडक्ट्स जा रहे हैं आज की डेट में, हर कोई डिलीवर मतलब मंगा रहा है इनसे. तो ये अब इन दोनों को कंपेयर करो,
तो आपको ना इस टाइप के कम से कम 50 कंपनियों पे एक ना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, उनको रिव्यू करना पड़ेगा, कौन सा स्केलेबल है, कौन सा नहीं है, और किसका बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है फ्यूचर में। जो बड़ा हो सकता है वो आपका एक एक फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो मेरी एडवाइस यही रहती है। अब स्टूडेंट से थोड़ा सा आगे आते हैं यंग प्रोफेशनल्स के लिए। जी, अगर वो HNI स्टेटस को अचीव करना चाहता है तो स्टेप्स तो यही होते हैं उसके लिए, या उसको कुछ अलग से करना पड़ेगा? उनको मैं एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस देता हूँ इसी के साथ साथ, कंपनी एनालिसिस के साथ साथ, उनको ना अपनी सैलरी का कम से कम 25% मिनिमम इन्वेस्टमेंट हर महीने करना ही है। सैलरी का 25 मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना ही है, ठीक है, अगर उनको कुछ भी अचीव करना है तो। इससे ज्यादा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर ये मिनिमम ही है। और जो इन्वेस्टमेंट आपने बताया वो करना है इक्विटी में या और किसी भी चीज में करना है? देखिए, कम अमाउंट के साथ अगर आप बड़ा रिटर्न्स चाहते हैं तो वो इक्विटी से ही मिलेगा आपको। क्योंकि वो ये गोल्ड में मिल सकता है, मगर फिर वही वाली बात है कि गोल्ड को बेचना बहुत मुश्किल होता है। एक तो लोगों के दिलों से कनेक्टेड है इंडियंस के, बहुत सारे लोग क्या फिर दूसरी बात है कि आपको अदर इनकम नहीं होगी गोल्ड से। तो इन चीजों का थोड़ा सा हमें, अगर आप टोटल कंपैरिजन करेंगे तो इक्विटी इज द ओनली सॉल्यूशन। एक चीज बताइए, रिटेल माइंडसेट और HNI माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है? जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? रिटेलर हर बॉल पे छक्का मारना चाहते हैं, ठीक है। HNI मैच जीतना चाहते हैं, उसको मैच जीतना है एट एनी कॉस्ट। और पता नहीं रिटेलर को हर बॉल पे छक्का मारना है, हर बॉल पे छक्का मार के क्यों मैच जीतना है? व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? उसको एक ही चीज पूछो कि तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैच जीतना या हर बॉल पे छक्का मार के मैच जीतना? आपको पता है कितना रिस्क लेना पड़ रहा है आपको? बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं आप, अगर आप हर बॉल पे हिट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वो अननेसेसरी के ट्रेड्स करते हैं हर बॉल पे या हर ट्रेड पे, दे वांट टू मेक मनी। मुझे नहीं लगता वो मतलब इसको अचीव कर पाएंगे। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा जहां सोचने समझने की जो रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बहुत ज्यादा सोचते समझते नहीं है, वो जल्दबाजी में स्टेप्स लेते हैं। मैं यहाँ पे एक डीप डाइव करना चाहता हूँ जिससे आप ये चीज समझ पाएंगे कि रिटेलर ना स्टक कैसे हो जाता है ट्रेडिंग में। देखिए, मान के चलिए आज उसने एक बहुत अच्छा ट्रेड ले लिया और हम ये एज्यूम भी कर रहे हैं उसको प्रॉफिट हो गया, तो उसके बाद वो क्या करेगा? दूसरा ट्रेड लेगा, तीसरा ट्रेड लेगा, चौथा ट्रेड लेगा, प्रॉफिट होता जा रहा है। मगर ऐसा तो नहीं है कि आपको 100% स्टॉक्स में या 100% ट्रेड्स में प्रॉफिट होगा, नहीं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप उस लूप में जा रहे हैं, पैसा इधर से निकालेंगे, दूसरे ट्रेड में डालेंगे, दूसरे से तीसरे में। तो पैसा तो आप हमेशा डाल रहे हैं, क्या आपकी सक्सेस 100% हो सकती है? आप ये चीज आपको भी पता है कि 100% नहीं हो सकती। तो अगर 100% नहीं होती तो फिर वो प्रॉफिट भी चला जाता है, क्योंकि लॉसेस भी होंगे। तो आप हमेशा ट्रेड में बने रहना चाहते हैं। वेयरएज HNI की बात करता हूं तो वो अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, और जब वो अपॉर्चुनिटी आ जाती है वो ट्रेड सिर्फ तभी करते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। रिटेलर हमेशा ट्रेड करना चाहता है, हमेशा ट्रेड में बना रहना चाहता है, मगर HNI जो है वो अपनी वेट करते हैं अपनी बारी की। जब पूरी तरीके से स्टॉक उनके सामने एक अपॉर्चुनिटी की तरह आता है तो ही वो उसको एंटर करते हैं, अदरवाइज हर रोज उन्होंने अपना टारगेट नहीं सेट करा हुआ ट्रेड करने का। HNI माइंडसेट जबरदस्त है, जबरदस्त। अच्छा, एक चीज बताइए, मुझे आपसे जो पूछनी है कि HNI खुद पैसा लगाते हैं या वो म्यूचुअल फंड को देते हैं लगाने के लिए? देखिए, ज्यादातर केस में जो देखा जा रहा है, जो ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, वो अब ना खुद अपना पैसा मैनेज कर रहे हैं, और या फिर मेजर पोर्शन अब वो खुद अपने पैसा खुद ही मैनेज कर रहे हैं। उसके 2-3 रीजन है। पहला रीजन ये है कि जब आप म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं तो देखिए, म्यूचुअल फंड ना इंश्योरेंस नहीं कर सकता उनके इक्विटी पोर्टफोलियो का, मगर जब वो खुद अपना पैसा मैनेज करते हैं इक्विटी पोर्टफोलियो, तो वो अपने पूरे इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस भी करते हैं। और अब तो एक नया टॉपिक भी हम लोग सिखाते हैं जिसके अंदर वो लोग अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का भी इंश्योरेंस करने लगे। तो जब उनके हाथ में कंट्रोल होता है तो वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, कब कौन सा स्टॉक उन्होंने खरीदना है, कब कौन सा स्टॉक उन्होंने बेचना है, और पूरे पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस वो लेके ही चलते हैं। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो वहां पे तो बाई चांस आपको करेक्शन आ गया मार्केट में और आपको उसी साल पैसा विड्रॉ करना है, तो वो तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क का आपको पता ही है, एक डिस्क्लेमर मिलता ही है। तो उस चीज को अगर आप जब
खुद कंट्रोल करते हैं, तो वहां पर आप इंश्योरेंस ले लेते हैं और जो भी आपका लॉस होता है वो इंश्योरेंस से आप प्रोटेक्ट कर लेते हैं। विजय भाई, हमारी जो जनता है जनरली वो स्टूडेंट्स है, क्योंकि मैं पहले वैदिक मैथ्स मेमोरी से रिलेटेड कंटेंट डालता था। ओके। तो जनरली जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स में पैसा कमाने की जो सोच है वो कैसे डेवलप की जा सकती है? शायद इतना तो मुझे लगता है उनको क्लैरिटी होगी कि मुझे पैसा कमाना है, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि बॉस पैसा ना तुम जल्दी कमाने के बारे में मत सोचो, एक ना माइलस्टोन्स बना लो। भले ही आपने बड़े टारगेट्स रखे हो, आई एम एग्री विद यू, लोग बड़े टारगेट्स रखने भी चाहिए, बट आप ना उनके एक रीजनेबल माइलस्टोन्स रखे विद रीजनेबल रिटर्न्स। अगर आप अननेसेसरी के टारगेट्स रखोगे ना, जब वो अचीव नहीं होंगे तो आपको फिर पेन होगा, दुख होगा, और वो फिर आपको दूसरी डायरेक्शन में ले जाएगा। अच्छा, एक चीज और बताइए जी। साइड हसल्स करते हैं, काफी लोग करते हैं, तो क्या साइड हसल से भी HNI स्टेटस अचीव किया जा सकता है? साइड हसल का मतलब है जैसे मान लीजिए मैं जॉब में हूँ और जॉब के साथ साथ मैं पार्ट टाइम कुछ कर रहा हूँ, दैट व्हाट यू आर सेइंग। या अब आप ओके, तो मुझे लगता है कि दोस्त थोड़ा सा टफ है, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो और HNI का टारगेट सेट करा हुआ है तो आपको फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, जॉब में तो करनी है, क्योंकि सोर्स तो वहीं से ही है इनकम का, उसको तो आप डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते। और वो 8 से 10 घंटे तो वहां पे आपको मेंटली प्रेजेंट रहना चाहिए, आई स्ट्रांगली रिकमेंड। और अगर आप दोनों जगह काम करोगे हाफ माइंड के साथ, तो कहीं ऐसा ना हो कि ना इश्क में खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे और ना उधर के हम। क्या एडवाइस है आपकी, क्या करना चाहिए? तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर आप दोनों चीजें करना चाहते हैं तो आपको फिर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 8 घंटे मेंटली प्रेजेंट अपनी जॉब में रहना पड़ेगा, और उसके बाद बेयर मिनिमम 2 आवर्स आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए भी प्रेजेंट रहना पड़ेगा। मेंटली प्रेजेंस आपकी बहुत जरूरी है। डेली 2 आवर्स कम से कम जी। और अगर आप दे देते हैं तो आप HNI स्टेटस अचीव कर लेंगे। आप उस रास्ते पे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए HNI का जो फिगर है वो 5 करोड़ का है। अब आप कितने पैसे लगा रहे हैं उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, तो बट आप उस रास्ते पे आ जाओगे, मैं ये कह सकता हूँ। एक चीज बताइए, अर्ली जो इन्वेस्टिंग होती है उसके टॉप रूल्स क्या है? टॉप 3 रूल्स की अगर बात करें, सबसे पहले कंप्लीट और राइट नॉलेज। कंप्लीट और राइट नॉलेज अर्ली इन्वेस्टिंग के लिए। क्या होता है कि आपने देखा होगा आजकल जो सोर्स है ना लर्निंग का, वो ज्यादातर सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया से वो अब तो पहले तो फिर भी 1 घंटे का वीडियो देख लेते थे, अब तो 1 मिनट का शॉर्ट ही देखते हैं, छोटा वीडियो जो होता है। अब उसमें चैलेंज ये हो रहा है कि मतलब आपने भी सुना होगा, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। बिल्कुल। और 1/4 नॉलेज इज मोर डेंजरस, बट व्हाट अबाउट इफ यू हैव ओनली 1% नॉलेज? आप उसको क्या कहोगे? इट इज सुपर डेंजरस। बिल्कुल। तो अगर आपने 1-1 मिनट के वीडियो देखकर अगर आप इफ यू हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, तो इट्स सुपर डेंजरस। मतलब लोग पहले पुरानी कहावत है ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरस, क्वार्टर तो सुपर डेंजरस, मगर अगर उसके बारे में बात करेंगे जो 1% ही नॉलेज है, तो उसके लिए वो तो बहुत खतरनाक है। और आजकल बच्चे कर भी यही रहे हैं, शॉर्ट्स को देखकर, रील्स को देखकर इंस्पायर होते हैं, वहीं से लर्निंग करने की सोचते हैं और वहीं से इन्वेस्टिंग भी करते हैं। और अब ना पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है, तो सबको ऐसा लग रहा है यही सच है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप इसका ना एक पूरा एक एजुकेशन लो, और उसमें टाइम लगेगा दोस्त, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा कि कोई 1 मिनट 1 दिन, हो सकता है 1 साल भी लग जाए, और उसके बाद हैंड होल्डिंग सपोर्ट जब होगी आपकी, तो आप उसको अचीव कर पाओगे। आप देखिए ना, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, क्या उन लोगों ने मेहनत करी है, और किसी ना किसी की गाइडेंस में ही करी है वो। यहाँ से मुझे एक बात भी याद आती है कि लता मंगेशकर से पूछा गया कि अभी हाल ही में पूछा गया था कि आपको कितनी सिंगिंग आती है जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया सिंगिंग को जी। जब उनसे पूछा जाता है, वो पता क्या कहते हैं कि अभी मैं सीख रही हूँ, अभी मुझे ज्यादा नहीं आया। करेक्ट है ना? यही बात सचिन ने भी बोला था कि 22 साल की जो मेरी जिंदगी थी वो 22 गज में खत्म हो गई। करेक्ट, 22 गज का जो था ना, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ, मुझे A से B नहीं आया। राइट। मुझसे भी एक पत्रकार ने पूछा था कि भाई इतने रिकॉर्ड्स बना दिया, अब तो वैदिक मैथ्स में आप एक्सपर्ट हो गए हो। राइट। अब यार एक्सपर्ट नहीं, मुझे तो ये लगता है कि मुझे A भी नहीं आया, मतलब मैं B पे भी नहीं आया। आप A to Z की बात करें, क्योंकि जैसे जैसे हम वो चीजें सीखते जा रहे हैं ना, हम बहुत ज्यादा
लगता जा रहा है कि वो और चीजें डेप्थ होती जा रही है ना। तो ये जो लर्निंग है ये अपना फर्स्ट स्टेप हो गया कि भाई लर्निंग है। सेकंड स्टेप क्या होता है जो? हाँ, उसके बाद देखिए सेकंड स्टेप है कि आपको ना एक रीजनेबल टारगेट सेट करना पड़ेगा। ठीक है। और फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, आपको उसको अचीव करने के लिए ना अपने आप को बहुत मजबूती से आगे बढ़ना पड़ेगा कि वो ना रूल्स जो बन गए हैं वो आपको अब ब्रेक नहीं करने टिल द टाइम यू अचीव। आपको पेन होगा, जब भी नहीं रुकना, जब रुकना है जब आप अचीव कर लेंगे। अच्छा विजय भाई बताइए कि HNI जो क्लाइंट्स होते हैं वो अपने ड्रीम्स को मेजरेबल टारगेट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर वो रीजनेबल होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वो ड्रीम ही है। अच्छा। हाँ, रीजनेबल टारगेट्स हैं तो फिर वो अचीवेबल भी है, मगर उनको आप माइलस्टोन्स में कन्वर्ट कर दो तो मुझे लगता है कि शायद जैसे जैसे एक एक माइलस्टोन अचीव होगा। अभी आपने एक बहुत बड़ी बात करी, जो इतना बड़ा कलाकार है या इतना बड़ा प्लेयर है जिसको दुनिया मानती है, वो अपने आप को कह रहा है मेरे को सिर्फ बहुत ही कम पता है अभी, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब रिसर्च में है। जैसे लता जी का आपने एग्जांपल दिया, उन्होंने कहा मैं अभी भी सीख रही हूँ। जो कुछ नहीं जानते वो अगर इतना कुछ, मतलब अगर बच्चे इतना समझ रहे, सब अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट भी कई बार समझने लगते हैं, और जो बहुत कुछ जानते हैं वो कह रहे हैं कि मैं सीख रहा हूँ, तो इसका मतलब है आप डेप्थ में जा चुके हैं। तो मेरे को लगता है कि उन चीज़ों में टाइम लगेगा। वर्ड्स को बोलना और एक्चुअल में महसूस करना वो एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको टाइम देना पड़ेगा, चीज़ों को सीख के, टारगेट सेट करके, इम्प्लीमेंट करके, और फिर चैलेंज आएंगे। आपको क्या लगता है सचिन तेंदुलकर ने कभी भी क्या पिच पे गलती नहीं करी? इतने बड़े हैं, गलती भी हुई है, मगर फिर उन्होंने उस गलती को सुधारा है। ये बिल्कुल। वेल्थ और हैप्पीनेस के बीच में क्या रिलेशन है? मुझे लगता है कि शायद थोड़ी बहुत हैप्पीनेस है, वेल्थ पे तो डिपेंडेंट है ये तो आप मानिए, और अदरवाइज दोनों कोरिलेटेड है, मैं तो ये मानता हूँ। कैसे? देखिए जैसे जैसे वेल्थ आती है ना आपके पास, एक ना सेटिस्फेक्शन आता है। सही बात। सेटिस्फेक्शन आता है तो आप ना अपने साथ साथ बाकियों की भी हेल्प कर पाते हो। चैरिटी कर दी, किसी को सपोर्ट कर दिया, आपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए लेगेसी क्रिएट कर दी, ये ना सब सेटिस्फेक्शन है। और मतलब कोई महंगी सामान खरीदना ठीक है, वो एक आपके नीड्स एंड वांट भी होते हैं, कई बार कुछ भी होता है, वो तो आपने खरीद लिए, मगर उस लेवल के बाद जब आप किसी को सपोर्ट करते हो ना तो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो मुझे लगता है कि हैप्पीनेस और वेल्थ, शायद हैप्पीनेस वेल्थ पे तो डिपेंडेंट है। अच्छा। या एक पोर्शन तो है ही है, पूरा नहीं है तो एक पोर्शन तो है। वेल्थ आने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन बहुत आता है। बिल्कुल आता है, क्योंकि आप खुद भी अपनी लाइफ को पूरी तरीके से, कहते हैं ना क्या, पूरा सपोर्ट कर चुके हैं। अब आप लेगेसी क्रिएट कर चुके हैं, और फिर आप ना ज़रूरतमंद की भी हेल्प करते हैं, चैरिटी भी करते हैं। और जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हैं तो फिर आप आगे जाके भी कुछ और भी हेल्प जो जो आपके गोल्स हैं वो सारे अचीव हो जाते हैं। क्योंकि गोल्स की भी बात करें तो जनरली 3 से 4 तरीके के गोल्स होते हैं। हेल्थ गोल्स होते हैं, राइट, पर्सनल गोल्स होते हैं, करेक्ट, आपके फाइनेंस के गोल्स होते हैं, और आपके जो कंट्रीब्यूशन गोल्स जिसे कहते हैं, करेक्ट, है ना। और वही है, जब वेल्थ आती है तो आप कंट्रीब्यूट भी कर पाते हैं, है ना। जनरली जो वेल्दी लोग होते हैं वो अपनी हेल्थ पे भी इन्वेस्टमेंट कर ही लेते हैं, पर्सनल गोल्स भी अचीव कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि हैप्पीनेस उससे है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि जब आपको वेल्थ मिल जाती है तो कहीं ना कहीं आपके पास टाइम तो है ही है। अब टाइम है तो आप हेल्थ पे भी फोकस कर पाते हैं, और आप सोसाइटी पे भी फोकस कर पाते हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को लेगेसी दे पाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को भी स्टेबल कर देते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस की तरफ। अगर एक चीज पे हम फोकस करें वो है वेल्थ, तो धीरे धीरे बाकी चीजें अपने आप। हाँ, मतलब ये कहा भी जाता है एक के सादे सब सदे, सबके सादे सब जाए। अच्छा, तो एक वो चीज कौन सी है जो साधनी चाहिए? वेल्थ ही है। मैं तो वेल्थ को ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आपका टारगेट सेट हो गया ना। हाँ। जब आपका टारगेट सेट है तो बाकी चीजों को फिर आप ना बैलेंस करते हुए चलते। आप अननेसेसरी किसी से पंगा ही नहीं लोगे, क्योंकि आपका टारगेट सेट है और आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गए तो आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, तो आप अननेसेसरी के पंगे वैसे भी किसी से नहीं लोगे। तो स्टेबिलिटी विद वेल्थ आती रहती है। ये मैंने जर्नली भी देखा है कि जो काफी वेल्दी लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, हर चीज मतलब बचते हैं इन चीजों से। नुकसान हो भी रहा है, कोई बात नहीं, उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है ना, इसलिए एक्सपीरियंस किया है इस चीज। करेक्ट।
अच्छा विजय भाई, एक चीज बताइए, मान लो दो हस्बैंड वाइफ है, मान जी। लीजिए मैं और मेरी वाइफ ही है, एक ग्रोथ माइंडसेट है, ठीक है, और एक सेफ्टी माइंडसेट वाला है, तो दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बनाया जा सकता है वेल्थ में? वेल्थ में? देखो, अगर ऐसा है तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। आपको शायद मेरी बात से हैरानी हो गई होगी कि हस्बैंड वाइफ के साथ कितना बेस्ट कॉम्बिनेशन बता रहे हो, मगर वेल्थ के केस में अगर एक बंदा बहुत एग्रेसिव है और एक कंजर्वेटिव अप्रोच का है या सेफ्टी माइंडसेट का है, तो ये मैं बेस्ट कॉम्बिनेशन मानता हूँ। क्योंकि हस्बैंड वाइफ अगर वेल्थ मैनेज कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, तो बॉस इससे बेस्ट टीम होती ही नहीं है कुछ। दे आर नॉट टू, दे आर वन टीम। वो अलग अलग नहीं है बिल्कुल भी हस्बैंड वाइफ। HNI के केस में तो मैंने बहुत देखा है, वो बिल्कुल अलग काम नहीं करते, वो एक टीम की तरह काम करते हैं। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि एक तो बहुत एग्रेसिव है और एक सेफ्टी वाला माइंडसेट है, तो मेरे को तो लगता है ये बेस्ट है। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जो बहुत ही एग्रेसिव है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटी लगती है, इसमें ग्रोथ लगती है, तो वो तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। जो सेफ्टी माइंडसेट का होता है ना, वो चीज़ों को प्रोटेक्ट करके चलता है। जैसे मैंने एक टर्म यूज करी थी, इक्विटी का इंश्योरेंस। तो वो क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए वाइफ एग्रेसिव है, तो वो तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ग्रोथ ले रहे हैं, मगर हस्बैंड क्या करते हैं, उसका इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो वो साथ साथ में प्रोटेक्शन लेके चलते हैं, वो ज्यादा चीजों को स्टडी करते हैं, एंड ही इज वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन देयर इन्वेस्टमेंट्स। तो दे आर वेल, सिंस दे आर वेल अवेयर ऑफ, दैट्स व्हाई दे आर कॉन्फिडेंट। तो जो ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, तो जो आपने जो HNIs फैमिलीज हैं, मतलब उसमें ये कॉम्बिनेशन ज्यादा होता है, मतलब बेस्ट होता है। और मैंने देखा भी यही है कि वो एक टीम में ही काम करते हैं। एक मतलब कोई एग्रेसिव है, ग्रोथ फोकस्ड है, तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो ज़्यादा मतलब सेफ्टी माइंडसेट है वो फिर स्टडी ज़्यादा करते हैं और इंश्योरेंस जरूर लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हैं, हमेशा उनका पोर्टफोलियो प्रोटेक्टेड है, कभी उसको खाली नहीं छोड़ते। बहुत मेहनत से बनता ही है, यहाँ तक वो पहुंचते हैं। तो इसके बाद एक बात देखिए ना, कोई दुनिया में क्या होने वाला है कल किसी को भी नहीं पता। सही बात है। जैसे आप 2008 के बारे में बात करेंगे, वो बाद में ही तो सब चीजें हुआ, खोला गया था कि क्या हुआ था लेमन ब्रदर में, क्यों ये करेक्शन आया था इतना मेजर। 2020 कोरोना क्यों आया था, उसके बाद तो बहुत सारे रिसर्च आ गए, मगर उससे पहले पूरी दुनिया की नॉलेज किसी को भी नहीं है। तो जब पूरी दुनिया की नॉलेज नहीं है, तो बेटर है इंश्योरेंस ले लो अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का, तो अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाओ। ये है जनरली जब भी गोल सेटिंग की बात आती है, इंडिविजुअल बंदा गोल सेट करता है। कपल्स में जो जॉइंट गोल सेटिंग है वो कैसे की जा सकती है? देखिए, कपल्स में अगर मैं HNI फैमिलीज की बात करता हूँ, मैं HNI कपल्स की बात करता हूँ, उनमें ना मैच्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। वो लोग ना, मतलब मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में एक जना एग्री एक जना डिसएग्री है, मान लीजिए, ठीक है, दोनों एग्री है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, अगर उन्होंने कोई टारगेट सेट कर लिया तो। मगर एक एग्री एक डिसएग्री है, मगर मैंने वहां पे एक मैच्योरिटी ये देखी है, एक लेवल के बाद ना दूसरा उसको कन्विंस नहीं करेगा, वो उसको कहेगा कि लेट इट गो, आपकी बात मैंने मान ली, अब इसको होने देते हैं जो होगा। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसमें लॉस हो सकता है। अगर लॉस होगा तो जिसने गलत डिसीजन लिया है ना, उसको समझाने की जरूरत नहीं है आपको, वो माइंडसेट ही चेंज हो गया उसका कि भैया सामने वाला ठीक बोल रहा था। अदरवाइज आगे क्या होगा, अगर हस्बैंड वाइफ की बात ना माने और वाइफ हस्बैंड की बात ना माने, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। दोनों के थॉट्स बिल्कुल अलग अलग है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते कभी भी। सबसे बड़ी बात है कि डिस्प्यूट नहीं होता, उनको किसी भी बात पे बहस नहीं करेंगे। एक सेंड लेवल के बाद एक जना रुक जाता है, फिर जब दूसरा बंदा बाई चांस, उनके अलग अलग विचार हैं, तो जब वो आगे बढ़ने देता है, तो अगर सही डिसीजन हो गया तो इनको पता लग गया, और अगर गलत डिसीजन हो गया तो फिर जिसने गलत डिसीजन लिया उसको पता लग गया। कोई किसी को मतलब बाद में ये नहीं बोल रहा, देखा मैंने बोला था। तो ये HNIs में मैंने थोड़ी मैच्योरिटी देखी। और ये जनरली जो मिडिल क्लास या जिनको रिटेलर बोलते हैं उनमें नहीं होता। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, बट हाँ, मतलब मैंने जितना HNIs में देखा है, उनमें मैं ये चीज बहुत नोटिस करी है कि वो एक दूसरे को ना लैग पुलिंग नहीं करते। इस चीज का देखिए, इससे ना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी होती है हस्बैंड वाइफ में। अगर आप मतलब जितना भी होती है, हाँ, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी होती है। और फिर बंदे ने ये देखा कि मेरी गलत बात को भी समझ गए, गलत बात को समझने के बाद मैं गलत हूं, तो फिर वो उनको खुद समझ में आ जाता है कि भाई मैं ही मतलब मैं गलत था, तो फिर उनको भी समझ में आ जाता है। तो देखो, एक ना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, तो देन यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग, तो वो कितनी मेच्योरिटी हो जाती है, तो वो थोड़ी लेगेसी में भी मिलती है, और विद टाइम वो और मैच्योर होती रहती है। ठीक है,
घर के इन्वायरमेंट में, घर के माहौल में हमें वेल्थ पर कितनी बातचीत करनी चाहिए? मुझे तो लगता है रोज होनी चाहिए। रोज होनी चाहिए। मेन देखिए, मेन तो वही है ना, आपको जो आगे फैमिली को एक हर तरीके की सिक्योरिटी दे रहा है। तो ठीक है, मुझे लगता है हर चीज पे बात होगी तो थोड़ी देर इस पे भी बात होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, चाहे वो आधा घंटा ही हो, 1 घंटा ही हो, कुछ भी हो, बट एचएनआई फैमिलीज में होता है, जनरली होता है। और मिडिल क्लास में आपको क्या लगता है, आपका क्या पॉइंट होगा? वो ना, मुझे पता नहीं, ऐसा सिर्फ लगता है कि वो ना डरता बहुत है। डरता, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मुझे सिर्फ वो लगता है कि डर बहुत है। मगर एचएनआई सोच समझ के डिसीजन लेते हैं और फिर अपने डिसीजन पे कायम भी रहते हैं। विजय भाई, मुझे बताइए कि जिन कपल्स के अलाइंड गोल्स होते हैं, क्या वो जल्दी एचएनआई स्टेटस अचीव कर लेते हैं? हाँ, मतलब स्पीड उनकी ज्यादा होती है। जब हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही चीज पे एग्री हैं, एक ही इन्वेस्टमेंट पे एग्री हैं, एक ही टारगेट पे एग्री हैं, तो वहाँ पे फिर ज्यादा चीजें जल्दी अचीव होती हैं। कुछ फैमिलीज देखी हैं अपने से? बहुत देखी। ज्यादातर एचएनआई फैमिली में मैंने कहा ना, हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक ही टारगेट को अप्रोच करते हैं, अलग अलग नहीं जाते। अच्छा, एक चीज बताइए, नेक्स्ट जनरेशन तक जो वेल्थ प्रिजर्व करने के लिए कौन सी हैबिट होनी चाहिए? नॉलेज एक्वायर करना। नॉलेज एक्वायर करना। अगर आपके पास नॉलेज है, पेशेंस अपने आप आ जाएगा। नॉलेज नहीं है तो फिर गलतियां भी होंगी, जल्दीबाजी होगी, और फिर गलत डिसीजन हो सकता है। क्या स्टूडेंट्स को अर्ली इनहेरिटेंस ट्रेनिंग देनी चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, और मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ। मैं आपको जैसे जैन साहब का एग्जांपल बताया, उन्होंने अपने बच्चों को अर्ली स्टेज से ही बिजनेस की नॉलेज दी, इन्वेस्टमेंट्स की नॉलेज दी। और आप देखिए ना, अभी उनका बेटा बहुत छोटा है और उन्होंने एसएमई एक्सचेंज पे अपनी कंपनी लिस्ट करा दी। ये वो तभी हुआ है ना, अर्ली स्टेज पे। जैसे ही उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उन्होंने अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करा। उन्होंने धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें उनको सब बताते गए, सिखाते गए। कोई भी चैलेंज आया तो फादर का तो एक्सपीरियंस था ही, सही बात। तो उन्होंने सबसे पहले उन्हीं से कंसल्ट करा। तो और वहां पे फादर ने जो अपना एक्सपीरियंस के साथ रोल प्ले करा, तो आप ये देखिए ना, कितनी जल्दी, कितनी छोटी उम्र में उन्होंने कंपनी भी बनाई, कंपनी लिस्ट भी कराई। ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। अंबानी फैमिली में भी हम यही देख रहे हैं। आप बिल्कुल देख रहे हैं। मुकेश अंबानी कैसे अपने बच्चों को ट्रेन करते जा रहे हैं, कैसे उनको मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते जा रहे हैं, बिजनेसेस हैंड ओवर कर रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो आप, हम ये चीजें देख रहे हैं। इनमें डिस्प्यूट होने का क्या रीजन था? जो आपने इतना बड़ा मतलब हाउस है, कॉर्पोरेट हाउस है, फिर 2 भाइयों में क्या मतलब इनको वो ट्रेनिंग नहीं मिली थी, जो एचएनआईज, जो माइंडसेट वाली ट्रेनिंग? देखिए, मैं उसके बारे में तो नहीं ज़्यादा डिटेल में जा सकता कि वहाँ पे इंटरनली क्या हुआ था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा परिवार है, अंबानी परिवार है, तो वहाँ पे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मगर मैं ये जरूर कह सकता हूँ, जहाँ पर जो मैंने एचएनआई फैमिली में देखा है, अगर 2 ब्रदर एक साथ काम कर रहे हैं तो दोस्त वो 1+1 2 नहीं है, वो 1+1 11 है। 11। और ये चीज़ मैंने बहुत जगह देखी है, चाहे वो 2 भाई काम कर रहे हो, भाई बहन काम कर रहे हो, तो वो 1+1 2 नहीं है, वो 1+1 11 है। और मैंने ये कई जगह देखा है। 2 मेरे स्टूडेंट्स हैं, वरदान और पार्थ, दोनों भाई हैं, और दे आर डूइंग फैबुलस जॉब, बिजनेस भी संभाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं। तो एक भाई बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, दूसरा इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, और वो दोनों मिलके 11 है, दोनों मिलके। तो वो देखिए, 1 - 1 कर दोगे ना तो 0 हो जाएगा। सही बात है। और 1+1 करोगे तो 2 भी हो सकता है। बट ब्रदर अगर साथ में काम कर रहे हैं तो मेरे को तो ये लगता है कि वो 11 ही होता है। उनको। और मैं ये चीज कहना भी चाहता हूँ, जो लोग बहुत आगे जल्दी जाना चाहते हैं, तो अगर आप 1+1 11 के साथ 11 बन के काम करोगे, अपने भाइयों के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, तो आप बहुत जल्दी अचीव करोगे, क्योंकि आप अकेले कितनी दूर भाग पाओगे। सही। और 2 लोग तो फिर एक वो होता है ना, रिले रेस, एक थक गया दूसरा कर रहा है, दूसरा थक गया फिर दोबारा फर्स्ट वाला ज्वाइन कर लेता है उस रेस को। तो ये रहता है। लोकल भी हम देख रहे हैं ना, जनरली जैसे हमारे पास, मैं झज्जर में रहता हूँ जी, तो वहाँ पे ना बड़े फेमस है BR मसाले, जैसे MDH मसाले हैं, तो BR का पूरे मतलब हरियाणा में बोलबाला है। तो वहाँ फैमिलीज मतलब इतना जबरदस्त तरीके से उनमें इतना एक तालमेल है। और ऐसे ना बहुत सारे मतलब मैंने फैमिलीज देखी वहाँ पे जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और मिलके कर रहे हैं।
तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब भाई भाई मिल जाते हैं ना, वो एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 हो जाते हैं। और वो 11 में ना सबसे बड़ा फैक्टर है ट्रस्ट। और आज की डेट में जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और आज की डेट में सारी इन्वेस्टमेंट्स अकाउंटेबल है, ऐसा तो हो नहीं सकता कोई कैश में ट्रांजैक्शन हो रही है। जब भी आप स्पेशली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो सारी चीजें अकाउंटेबल है, ट्रांसपेरेंट है, तो वो ट्रस्ट फैक्टर और ज्यादा बिल्डअप हो जाता है, और वहां पे ना कोई डिस्प्यूट की सिचुएशन ही नहीं रहती। और फिर फैमिली जब ग्रो करती है ना तो वो ट्रस्ट फैक्टर और बढ़ता है, क्योंकि उनके भी आगे फैमिली जब नेक्स्ट जनरेशन आती है तो वो तो फिर 1 + 1 + 1 सब 44 होता है सीधा। पता नहीं कहाँ से कहाँ हो जाता है। और मेरे को लगता है कि मतलब एज अ ट्रेनर हम लोग यही चीजें इंजेक्ट भी करते हैं, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि एक बंदा सारी चीजें नहीं संभाल सकता, फिर वो किसी ऐसे बंदे पे डिपेंडेंट हो जाता है जो उसका एम्प्लॉय है। तो इससे अच्छा अपने भाई पे ट्रस्ट करो ना, अपनी बहन पे ट्रस्ट करो, अपनी फैमिली मेंबर पे ट्रस्ट करो। नहीं विजय भाई, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना थिंकिंग प्रोसेस टोटली डिफरेंट है। अगर यहीं पे मिडिल क्लास बंदा होगा ना, वो भाई भाई पे ट्रस्ट करने की वजह आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, जबकि जो HNIs जो फैमिलीज हैं या उनके जो रिलेशंस हैं वो अलग ही माइंडसेट पे काम करते हैं, तभी वो लोग ग्रो भी कर जाते हैं। विजय भाई मुझे एक चीज बताइए, यूथ को लेगेसी थिंकिंग कैसे सिखाई जा सकती है? देखिए, अगर उसको लेगेसी मिली है, एक तो ये है कि लेगेसी मिली है और दूसरा है नहीं मिली है। अगर मिली है तो उसको उसकी वर्थ पता है, उसकी वैल्यू करता है, वो उसको रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसको मतलब इतनी बड़ी वेल्थ मिली है ऑलरेडी। मगर अगर जिसको नहीं मिली, सिखाने की जरूरत वहां पड़ती है ज्यादा। जिसको मिली है भाई, उसको तो उसको मेंटेन करना है, कहीं ना कहीं उसको बैक ऑफ माइंड में पता है, फिर पेरेंट्स और एज अ ट्रेनर हेल्प करी जाती है उसकी। मगर जिसको नहीं मिली, वहां पर उसको उसकी वैल्यू से बताई जाती है। देखिए, आपको मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। बताइए। जैसे किसी के पास वेल्थ है, ऑलरेडी है, लेगेसी है उसके पास, बाई चांस उसकी गाड़ी की टक्कर हो गई, तो वो ज्यादा पंगा नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है उसका इंश्योरेंस भी है, हो सकता है उसको थोड़े बहुत पैसे देने भी पड़े तो वो दे देगा, किसी का नुकसान हुआ है तो, क्योंकि उसको पता है कि मतलब इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है। मगर अगर किसी को ना इमीडिएटली कोई वेल्थ मिल गई, जैसे किसी की जमीन बिक गई, ठीक है, उसको पैसा आ गया इमीडिएटली, और उसकी गाड़ी बाई चांस लग गई, तो शायद चांसेस है, आपने देखा होगा आजकल SUVs के कुछ केसेस भी बहुत आ रहे हैं, किसी बुजुर्ग को या किसी को भी टक्कर मार दी, तो वहां पर आप नोटिस करोगे कि वो ना दूसरी डायरेक्शन में ही चला जाता है, लड़ाई झगड़े की बात आ जाती है। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर दिखेगा। तो अब सवाल है उनको कैसे सिखाई जा सकती है। देखिए, ये विद टाइम डेवलप होगी, और आप पहली बात तो अगर आप कोई सिखाए उनको चीज़ों को कैसे, क्योंकि आपके पास अगर इतनी बड़ी वेल्थ आ गई है इमीडिएटली या सडनली आ गई है, तो दोस्त फिर आपको उसको प्रिजर्व करना है, उसको बढ़ाना है। पता चला कि आपने किसी को मतलब नुकसान पहुंचा दिया, आपको पता है आपको खुद उससे कितना नुकसान पहुंच सकता है। तो बेटर है कि उनको विद टाइम वो चीज़ें समझाई जाए कि बॉस इसको कैसे संजोगे रखना है, और उसको फिर यहाँ से बड़ा भी कैसे करना है। और मैं आपको यहाँ पे क्लियरिटी और दे देता हूँ, जिसके पास पैसा है, आप ये मत मान लेना वो HNI है। जिसके पास थॉट्स भी है HNI वाले और पैसा भी है, वो HNI है। सही बात, बैलेंस दोनों के बीच, बैलेंस दोनों होना चाहिए। केवल पैसा ही केवल पैसे से कोई HNI नहीं है, पैसे के साथ साथ आपके वो थॉट भी होने चाहिए HNI वाले, तो फिर आप HNI है। पैसा भी है, थॉट्स भी हैं, और क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, जब पैसा आता है ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सही बात। रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल्थ के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए, आप सोसाइटी में कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल कामनेस है, आप बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, तो आप मतलब आपने वो जता नहीं रहे, तो वो चीजें बहुत जरूरी है। तो पैसा होना HNI स्टेटस नहीं है, पैसे के साथ साथ थॉट्स होने, ऐसे विचार होने भी जरूरी है। थॉट्स होने, माइंडसेट होना, करेक्ट, बिल्कुल। विजय भाई, चलिए अब फाइनल राउंड की तरफ चलते हैं, रैपिड फायर कर लेते हैं। उसमें आपको ना जल्दी जल्दी से आंसर देने, बिना सोचे हुए। अच्छा, टाइम कितना दोगे सोचने का? वैसे तो आपने बोल दिया बिना सोचे, जो आपके दिमाग में है वो आपको बोलना। ठीक है। 1 लाइन सक्सेस मंत्रा फॉर यूथ। They must have or they should take right and complete knowledge before starting investing. आपकी फेवरेट मोटिवेशनल लाइन? जैसे मैंने अपनी WhatsApp स्टेटस पे लगा रखा है कि या तो मुझे सब कुछ चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, मैंने यही लगा रखा है।
चार पंक्तियां भी बताता हूँ मैं, जनरली है ना वो मेरी फेवरेट है, मैं अक्सर हर जगह बताता हूँ कि जैसे कभी भी कोई मुझे कहता है कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, तो मैं उनको चार पंक्तियां और अपने आप को भी बोलता रहता हूँ कि यह तो एक पड़ाव है, तुमको आगे बढ़ते जाना है, झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है, छोटे शहरों के छोटे उत्सव अब तुम्हारी मंजिल नहीं, सूरज की किरणों की तरह तुम्हें दुनिया पर छा जाना। वंडरफुल। ठीक है, पहली इन्वेस्टमेंट किस में करनी चाहिए? आई थिंक नॉलेज में। नॉलेज में? या ठीक है, पहला लेसन जो हर यंग इन्वेस्टर को लेना चाहिए? देखिए, मैं राइट और कंप्लीट नॉलेज और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन में उसको रिटर्न्स के परसेंटेज पे ध्यान देना है, एब्सोल्यूट वैल्यू पे नहीं देना। तो पहला लेसन है, पहले राइट और कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, सबसे बड़ी वेल्थ किलर हैबिट क्या होती है? वेल्थ किलर हैबिट? क्विक सक्सेस। क्विक सक्सेस, एक ऐसी मनी हैबिट जो हर स्टूडेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए? कंसिस्टेंसी। सपोज यू स्टार्ट रीडिंग टुडे, तो अब वो रोज होना चाहिए। सपोज यू स्टार्ट जॉगिंग टुडे, अब वो रोज होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी। मैं भी कंसिस्टेंसी पे बहुत मानता हूँ, क्योंकि मेरी भी एक आदत है, या तो मैं कोई चीज शुरू करता नहीं, लेकिन जैसे ही कोई एक चीज मैंने एक स्टेप ले लिया, जैसे मैंने बताया एक रिकॉर्ड बनाया तो एक पे नहीं रुका, 34 तो अब भी कंटिन्यू जा रही है। तो ऐसी एक बुक लिखी तो 4 किताबें और हर साल जा रही है। तो कंसिस्टेंसी इज द की, बहुत बड़ी चाबी है, बहुत बड़ा रहस्य है जो आपको सफलता दिला सकता है। विजय भाई, आज आपसे बहुत बहुत कुछ सीखा। थैंक यू। है ना, और सच में मैंने बहुत ज़्यादा लर्निंग की, और आई होप जो हमारी जनता है उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। क्या क्या सीखा वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हम मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच इतना समय देने के लिए और हमारे इस शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच।